आज हम शुरू करने लगे हैं मेडिसिन के वॉइस नोट्स। होप सो, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म रिवीजन है फॉर द फाइनल ईयर एमबीबीएस। तो होप सो आपको ये फ़ायदा देगी। ये एक हम सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम एकलेजिया पढ़ेंगे। एकलेजिया की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन लोअर एसोफेजियल ट्यून, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ट्यून। Number 2, failure of lower esophageal sphincter to relax. Number 3, पेरिस्टालिसिस। तो एक लेजी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो है, एक तो उसकी टोन इंक्रीज होती है, नंबर 2 वो रिलैक्स नहीं होता, नंबर 3 पेरिस्टालिसिस भी हो सकती है। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो इनहिबिटरी न्यूट्रॉन माइंटेरिक प्लेक्सिस में प्रेजेंट होते हैं ना, जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है। जब वो रिलीज़ नहीं होगी तो स्मूथ मसल रिलैक्स नहीं होंगे, तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से एकलेजिया के सिम्टम आएंगे। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं एकलेजिया के? इडियोपैथिक कॉज हो सकता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन जो है वो शागास डिजीज़ हो सकती है, जो कि ट्राइपेनोसोमा क्रूजी की वजह से होती है। इसके अलावा डायबिटिक ऑटोन्यूमिक न्यूरोपैथी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। उसके बाद अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस हो सकती है। अब उसके बाद इसके सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं? सिम्टम्स जो इसके आते हैं वो सबसे पहले डिस्फेजिया आता है। डिस्फेजिया इज़ मोर फॉर सॉलिड्स। उसके बाद इट इज़ और उसके बाद है मोर फॉर सॉलिड, और ईज होता है बाय ड्रिंकिंग वाटर, बाय वॉकिंग, बाय स्टैंडिंग आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, यानी सॉलिड के लिए ज़्यादा होगा और लिक्विड्स के लिए वो कम होगा, और चलने फिरने से वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वेट लॉस होगा, और हार्ट बर्न इसमें नहीं हुआ क्योंकि रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स नहीं हुआ, क्योंकि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन इंक्रीज है, वो उसको रिफ्लक्स बैक नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हार्ट बर्न नहीं होगा इसमें। तो इसमें कफ और रिगर्जिटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक लेजिया की पूरी पिक्चर है कि जो सिंपली वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो फूड है वो स्टमक के अंदर नहीं जा रही। अब इसके हम इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? नंबर 1 इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो होगी बेरियम स्वॉलो। बेरियम स्वॉलो में क्या होगा? हमें बर्ड बीक अपीयरेंस मिलेगी। बर्ड बीक अपीयरेंस का क्या मतलब है कि जो बर्ड की बीक यानी उसकी जो चोंच होती है, उसका एक एंड जो कोना होता है वो टैपर होता है। तो इस तरह हमें इसोफेगल का एक एंड टैपर मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं बर्ड बीक अपीयरेंस। नंबर 2 इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है मैनोमेट्री। कौन सा? मैनोमेट्री। इसमें हमें क्या पता चलता है कि इंक्रीज इन द प्रेशर एट द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, नंबर 2 डिक्रीज इन पेरिस्टालिसिस, और इंक्रीज इन लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर टोन। ये हमें जो सारे फीचर्स हैं ये हमें मैनोमेट्री पे मिलते हैं। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो हमने इसोफेजियल कार्सिनोमा को रूल आउट करना है। इसके लिए हमने एंडोस्कोपी लाजमी करवानी है। ठीक हो गया। 3 इसके हमने टेस्ट पढ़ लिए, कौन से? बेरियम स्वॉलो, मैनोमेट्री, एंड नंबर 3 पे एंडोस्कोपी। उसके बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? हमने ट्रीटमेंट इसकी करनी है ताकि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाए। उसके लिए हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं और नाइट्रेट्स देने हैं। नंबर 1 ये ट्रीटमेंट। नंबर 2 पे हमने इंजेक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन लगाना। वो क्या करता है? वो मेरे ख्याल एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को रोक देता है। इनहिबिटरी मतलब वो उसका एक्शन होता है, तो उसकी वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स होते हैं, और उसकी वजह से जो डिस्फेजिया के सिम्टम हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। उसके बाद ये तो हो गई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी दवाइयाँ दे दी, साथ में बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद नंबर 3 पे आती है न्यूमोनेटिक डायलेटेशन, यानी हम एक मतलब वहाँ पे गाइड वायर के थ्रू हम एक बैलून डालेंगे। हम वहाँ पर जो है ना वो बैलून डालेंगे और उसको डायलेट करेंगे। वो डायलेट करने से क्या होगा? जो स्मूथ मसल के फाइबर्स हैं वो सेपरेट अप हो जाएंगे, और डिस्फेजिया के सिम्टम जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट 30 टू 40 मिलीमीटर का हम यूज़ करते हैं बैलून। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे मतलब ये है कि अगर इससे भी ठीक ना हो तो हम उसके बाद सर्जरी करते हैं, जिसको हम कहते हैं हेलर्स मायोटमी। हेलर्स HELLER, हेलर्स मायोटमी। हेलर्स मायोटमी में हम क्या करते हैं? जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं उनको हम कट करते हैं ताकि लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की टोन कम हो जाए।
लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब उसकी टोन फाइबर्स हमने कट कर दिए, उसकी टोन कम हो गई, तो रिफ्लक्स के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी गर्ड के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम पार्शियल फंडोप्लाइकेशन करते हैं। वो हम आगे इसकी टेक्निक भी पढ़ेंगे कि पार्शियल फंडोप्लाइकेशन क्या होती है। तो वो उसको हम सिंपली वर्ड्स में एंटी रिफ्लक्स सर्जरी भी कहते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम वो पार्शियल फंडोप्लाइकेशन करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या हो गई, एक मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई, उसके बाद बोटुलिनम टॉक्सिन हो गई, इसके अलावा बैलून डायलिटेशन हो गई, और उसके बाद हो गई क्या उसको कहते हैं हेलनर्स मायोटमी। उसके बाद इसकी वो आती हैं कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या आ सकती हैं। देखिए जहाँ पर इकट्ठी हो गई है फूड लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर पे, वहाँ पे कार्सिनोमा कॉज कर सकती है। वहाँ पे अब इन्फेक्शन के चांसेस होंगे तो कैंडिडियल इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है, डाइवर्टिकुलाइटिस भी कॉज करवा सकती है, एस्पिरेशन नमूनिया भी कॉज करवा सकती है। ये इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये हमारा एक ले लीजिएगा टॉपिक एंड हो गया।